नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। ऐतिहासिक बजट, चक्रवर्ती बजट, मनोहारी बजट, निर्मल बजट या मोदी बजट। तारीफ करने पर आप कह सकते हैं कि क्या इस तरह की प्रशंसा बजट की हो सकती है? निश्चित रूप से एक सकारात्मक यदि पहलू देखें तो बहुत कुछ नया बजट 2025-26, 25-26 हमारा वित्तीय बजट इस तरह से होता है जो अप्रैल से शुरू होकर के मार्च तक चलता है। लेकिन ये अच्छा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद वो अंग्रेजों की परंपरा थी कि साहब जब वहां पर बजट पहले ब्रिटेन का हो जाए उसके बाद भारत का हो। लेकिन हाल के कई वर्षों से ये जो परिवर्तन आया है उससे बजट का समय भी पहले शाम को इसीलिए होता था ताकि कहां सुबह निकली, लेकिन अब भारत का सूर्योदय हो चुका है। और इसलिए मैंने इसको चक्रवर्ती बजट इसलिए कह रहा हूं, 4 इंजन की बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की और इसलिए की कि विभिन्न क्षेत्रों में हर एक को कहां कहां ध्यान रखा जा सकता है। सुदूर गांव के किसानों से लेकर के वैज्ञानिकों की परमाणु ऊर्जा तक और परमाणु शक्ति के साथ, सैन्य क्षमता के साथ, अपने ही उत्पादन के साथ, व्यापार में छोटे व्यापार जिसको कह सकते हैं आप स्टार्टअप्स जो शुरू करना चाहते हैं, युवा इंजीनियर हैं या कोई अपना काम कर रहा है, उसके पास प्रतिभाशाली व्यक्ति है, स्टार्टअप चाहे शुरू करे या एमएसएमई, मध्यम, लघु और मध्यम श्रेणी के, उनके लिए कितना 10 करोड़ तक की सीमा कर दे। और सबसे बड़ी बात मिडिल क्लास, जो वर्षों से अपेक्षा थी कि कब हमारा, हमसे तो इतना जो कमाते हैं उसमें से इतना टैक्स लग जाता है, इतना टैक्स, 12 लाख रुपए तक का टैक्स में माफी। ये ठीक है कि उसमें थोड़ा ये देखा जाएगा कि आपने और कहां बचत की, 80% वगैरह, उसका डिटेल्स और आने वाले हैं। लेकिन यदि आपकी आमदनी लगभग 1 लाख है और उसमें जब कुछ मिनिमम थोड़ा बचत भी करते हैं तो आप पर कोई टैक्स नहीं है। ये क्रांतिकारी बात है। इसलिए मैंने शुरुआत उससे नहीं की कि भाई जो सैलरी क्लास है या जो मिडिल क्लास है उसकी अपेक्षा थी, जो ये कहते हैं साहब बीजेपी ने कहा है, बीजेपी का वो वोटर रहा है इसलिए उसका ध्यान रखा है, या दिल्ली में चुनाव है या बिहार में चुनाव है इसलिए ऐसा किया जा रहा है, बिहार के लिए कुछ दिया गया है। मिडिल क्लास कोई दिल्ली अकेले में बैठता है, मुंबई में बैठता है, देश के हर हिस्से में मिडिल क्लास है। देश के हर हिस्से में छोटा एंटरप्रेन्योर भी अब आया है, दुकान लगाने वाला भी एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत, जिसको कह सकते हैं सुपर पावर बने, विकसित भारत बने 2047 में, 2047 में। देखिए, जो दूरदर्शिता होती है किसी भी स्टेट्समैन की, स्टेट्समैन हम उस तरह से कहते हैं जो देश का ही नहीं विश्व का नेता हो सके। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस विजन के साथ, उस दूरदर्शिता के साथ भारत के कदम आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षा हो और स्वास्थ्य हो, इसमें कैसे प्राथमिकता दी जाए। यदि मेडिकल कॉलेजेस अधिक होंगे, यदि मेडिकल सेंटर अधिक होंगे, अच्छे डॉक्टर और अच्छे नर्सेज होंगी, अच्छी चिकित्सा की सुविधाएं होंगी और उसके लिए शिक्षा के केंद्र नहीं होंगे, अच्छी, यदि डॉक्टर ही नहीं बनेगा तो वहां पर अस्पताल की बिल्डिंग बना के क्या होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंश्योरेंस में 100% बाहर के इन्वेस्टमेंट यदि आने को तैयार है, एफडीआई उसको भारत में लगाए, भारत में लोगों को उसका लाभ मिले। तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी बाहर से और कई कंपनियों में इंश्योरेंस सेक्टर आ रही है, तो उस दृष्टि से उसको भी, उसके लिए दरवाजे खोलना, ये बहुगामी। और पर्यटन, आप एक गाड़ी में बैठते हैं, घर से निकल करके रिक्शा से बैठे तो पैसा कुछ खर्च होगा, बस में बैठे तो खर्च होगा, रेल में बैठे तो खर्च होगा, हवाई जहाज में बैठे तो खर्च होगा, किसी भी स्थान पे जाके सराय में, धर्मशाला में, होटल में ठहरेंगे तो खर्च होगा। होटल हो या सराय हो, यदि चादर बिछाई जाती है, चादर बनाने, वो चादर बदली जाएगी तो उस पर जो खर्च होता है, उस चादर के निर्माण में जो पैसा आएगा, कहीं आप उसके बाद घूमेंगे पर्यटन स्थानों पर, कुछ खाएंगे, होटल हो चाहे रेस्तरा हो चाहे ढाबा हो, खर्च करेंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री को बूम करने लिए 50-100 ऐसे सेंटर्स डेवलप होते रहे, उसको कैसे 50 ऐसे पर्यटन के बड़े विकसित केंद्र हो सकते हैं, वहां क्या सुविधाएं, भारत में उसकी बहुत गुंजाइश है।
मैं आज भी मानता हूं कि उनमें अपार संभावनाएं हैं। कृषि के क्षेत्र में छोटे छोटे उद्यम लगाने का, वाइब्रेंट गुजरात होने के साथ साथ वहां पर कृषि के लिए भी उन लोगों के लिए गुजरात को विकसित करने का जो काम मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने किया, वही पहल आज भी है कि वहां पर हो सके। यदि खिलौना उद्योग भी, यदि कहीं कोई उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, केरल है, तमिलनाडु है, उन क्षेत्रों में यदि ग्रामीण क्षेत्र में हस्तशिल्प हो, बहुत कारीगरी है, मधुबनी की पेंटिंग है, यदि वहां के लोगों को या वहां पर जो उत्पादन होता है उसको कैसे लोगों तक पहुंच सके, वहां की सड़कें यदि अच्छी होगी तो वहां का सामान दूर तक पहुंच सकेगा। ये दुर्भाग्य था कि जो नए फार्मर्स लॉ लाए गए थे जिसमें की सुविधाएं थी कि वहीं से कंपनियां खरीदेगी, उनके साथ एग्रीमेंट होगा, उसे कुछ समय मैंने एक तरह से तो विड्रॉ ही कर लिया गया, पहले रोक दिया गया है। लेकिन एक दूसरे तरीके से फिर भी अभी भी कोऑपरेटिव सेक्टर में या और भारत सरकार द्वारा अधिकृत जो संस्थान है उनके साथ कुछ अनुबंध होकर के कैसे किसान सीधे अपना उत्पादन, चाहे वो जो उत्पादन करते हैं उसका उत्पादन वहां पर उनके जरिए खरीदी हो सके, तो उसी जहां पर वो पैदा कर रहा है उसी के आसपास यदि बिक्री की सुविधाएं होगी तो उसका कितना लाभ होगा। फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट अधिक लगेंगे तो रूरल एरिया का होगा। यदि परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर प्लांट का कई वर्षों से बीच में रुका हुआ था, समझौते तो मनमोहन सिंह सरकार ने किया था, प्रणब मुखर्जी इच्छुक थे, लेकिन उसके बाद भी उस दिशा में हम रुके, चूंकि कहीं ऐसे कुछ न हो उसके लिए एनजीओ आ जाते थे। जबकि एक तरफ पर्यावरण की रक्षा के लिए कैसे तेल का और धुएं का जिस तरह से जो समस्याएं हैं, हम जब देखते हैं कि पर्यावरण की इतनी गंभीर समस्याएं हैं, उससे बचत के लिए ही तो परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा, तो परमाणु संयंत्रों के लिए ओपनिंग करना प्राइवेट सेक्टर में भी, ये भी एक अपने आप में रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी कदम मैं इसे मानता हूं। और इसका लगता ऐसा नहीं कि कल वो प्लांट लग जाएगा, कल न्यूक्लियर बिजली मिलने लगेगी, लेकिन ये 2047 तक का नेटवर्क है। यदि अगले 2 साल लगे, 4 साल लगे और उनमें उस तरह के जो विदेशी नक्सल जिनको कह सकते हैं, इनको फायदा मिलता है, फंडिंग मिलती है, आतंकवादी ऐसे गुट जो होते हैं, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, वो हमारे ऐसे सब परियोजनाओं को, हम बांध बनाएं तो उसका विरोध हो, हम यदि परमाणु संयंत्र लगाएं तो उसका विरोध हो, बिजली घर लगाएं, सड़क बनाएं तो नक्सल वहां उड़ा देते थे। अब छत्तीसगढ़ में काफी हद तक सफाया हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि 2026 तक सफाया हो जाएगा, कोई दिखने वाला नहीं मिलेगा ना आपको नक्सल अब उस एरिया में। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्रा, तेलंगाना, कई क्षेत्र जो बहुत, बिहार भी कुछ हद तक था, अब तो काफी हो चुका है। अब बिहार की बात कीजिए, मखाना बोर्ड, मखाना का उत्पादन जितने बड़े पैमाने पर दुनिया में सबसे अधिक यदि कहीं कह सकते हैं तो बिहार में होता रहा, लेकिन उसका ठीक से उसके लिए व्यवस्था, उसकी कैसे बिक्री हो, उसका उत्पादन और कैसे बढ़े, उनको कैसे लाभ मिले। मुझे याद है काफी समय पहले एक तरह से जो वहां पर जिस तरह की चीजें होती है, प्राइवेट सेक्टर बड़ा इंटरेस्टेड रहा है कि हम वहां से कुछ उसको, लीची का एक बड़ी कंपनी ने लीची का अपने आप में अनुबंध कर लिया था, लेकिन बाद में चूंकि इस तरह के कानून नहीं आए थे तो बाद में चला कि उन्होंने कहा पहले हम 100 रुपया देंगे, बाद में कहा नहीं 80 में काम ले लीजिए। तो कम करने के लिए कैसे किसान तैयार होता, जबकि नए कानूनों में प्रावधान था कि यदि आपने 100 का अनुबंध किया है तो आपको 100 में ही आगे भी 3 साल का यदि अनुबंध है 3 साल आपको देना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते उत्पादन बढ़ गया तो हम कम कर देंगे। तो उनका क्रेडिट कार्ड की जो 5 लाख रुपया है उससे ज्यादा सीमा बढ़ाते जा रहे हैं। तो किसानों को या तिलहन बढ़ाने के लिए, चाहे तुअर हो, उड़द हो, ऐसी दालों को, तिलहन का उत्पादन भी बढ़ेगा जिसकी आवश्यकता है, उसे इंपोर्ट बाहर से जो लाना पड़ता है, तिलहन का उत्पादन होता है जिसकी आवश्यकता होती है, तो कृषि का उत्पादन भी हो, पर्यटन का विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, और छोटे छोटे उद्यम, मिडिल क्लास के उद्यम भी लगे, और उसका लाभ कैसे मिल सकता है। चीन का सबसे बड़ी सफलता यही है, उसने छोटे उद्योगों को जो बढ़ाया ताकि आप उससे पूरी दुनिया में उसके फायदा मिला है। भारत में आज भी इसीलिए सेल्फ रिलायंस की बात की जाती, खाली डिग्री ले ले, सरकारी नौकरी मिले, ब्रिटिश की तरह से गुलाम हो जाए। गुलामी की नौकरी करने के लिए खाली हम सरकारी नौकरी चाहते हैं पढ़ाई करके, नहीं, पढ़ाई करके वो आत्मनिर्भर हो, स्किल डेवलपमेंट जिसको कह सकते हैं। नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन की तरफ जो आगे बढ़ रहा है भारत, उसकी झलक भी इस बजट में मिलती है, जहां ये कोशिश है कि भाई वो टेक्नोलॉजिकल में आगे करना चाहते हैं। डिजिटल क्रांति जब हो रही है, एक एक युवा जो नई पीढ़ी आई है, अच्छे से अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे से अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज होंगी, अच्छी टेक्निकल शिक्षा होगी, तो उसके बाद टेक्नोलॉजी क्रांति में अंतरिक्ष की तरफ हम जा रहे हैं। निर्यात बढ़ाने के लिए जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, आयात को कम
कारपोरेट वर्ल्ड कहता है कि ठीक है, हम देश विदेश में फैक्ट्री लगा सकते हैं, लेकिन भारत का निर्यात और अधिक बढ़ सकता है, जितनी अपार गुंजाइश है, चाहे टेक्सटाइल में हो चाहे दूसरे क्षेत्रों में हो। बल्कि इसीलिए अमेरिका कहता है कि हमें तो भाई अंकुश लगाना पड़ेगा, भारत ज्यादा क्षमता बढ़ती है तो। लेकिन अभी भी ट्रंप के साथ भी बातचीत प्राइम मिनिस्टर करते हैं, बराबरी के हमारे संबंध हो रहे हैं, यूरोप के साथ संबंध हो रहे हैं। तो आप वो चीन में इन्वेस्टमेंट न करें, चीन से अधिक व्यापार धंधा न करें। हमारे पास टेक्नोलॉजी आज जो इतनी उपलब्ध है, उतना तो कहीं भी इसको कह सकते हैं कि अमेरिका में भी भारतीय इंजीनियर काम कर रहे हैं, जिसके लिए बात होती है, जो मैकेनिक पूरी जो डिजिटल क्रांति के लिए। अब भारत में वो सब सुविधाएं उपलब्ध है। तो भारत में बना हुआ, यदि यहां पर इन्वेस्टमेंट भी आता है, यदि यहां रेल का विस्तार जिस तरह से हो रहा है, आधुनिक रेल और आधुनिक हवाई अड्डे, पोर्ट, बंदरगाह, आधुनिक बंदरगाह बनने से सामान का ढोने का कितना खर्च कम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कों का जो जाल बिछा है, ग्रामीण क्षेत्रों तक बिछाने का जो लक्ष्य है, उसमें राज्य सरकारों की मदद की आवश्यकता होगी। सहकारिता क्षेत्र, गृह मंत्री अमित शाह के साथ सहकारिता विभाग भी दिया गया है, इसीलिए ताकि सहकारिता मंत्रालय पिछले 2 वर्षों में भी जिस तरह से प्रयास हो रहे हैं, उससे लगता है कि उस दिशा में भी उसके जरिए गांव को शहर से जोड़ने, महानगर से जोड़ने, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठाए गए हैं। इसलिए निर्मला सीतारमण जी ने बार बार जो कहा है कि हमारे 4 इंजन, जैसे कहते हैं आप, चारों दिशाओं में आप प्रगति करें। एक दिशा में प्रगति करेंगे, दूसरी दिशा यदि गड़बड़ होगा, हम जब कहते हैं ना सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास, भारत यदि एक है, भारत की एकता दिखाई देती है, लाखों करोड़ों लोग यदि कुंभ में जा सकते हैं, तो उसी लाखों करोड़ों की शक्ति के बल पर भारत आर्थिक शक्ति के रूप में, सुपर पावर के रूप में कैसे उभर सकता है, इसकी तैयारी भारत के बजट में दिखाई दे रहा है। अब मध्यमता हो सकती है क्रियान्वयन को लेकर के, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अपेक्षा तो वो जिस कह सकते हैं सीमा नहीं होती है। आकाश तक आप जाने की बात करते हैं, हम आकाश जा रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेताओं ने आलोचना भी की है उसका, ठीक है, उसमें सुधार हो, बजट पे बहस हो, लंबी चर्चा हो। केवल बायकाट करें, बहिष्कार किया गया संसद के सत्र का प्रारंभ में जब भाषण शुरू किया निर्मला जी ने, ये बड़ा दुखद है। कभी आमतौर पर बजट के भाषण के समय ऐसा नहीं होता था कि उसी समय सदन की कार्रवाई को रोकने की कोशिश की जाए और बहिर्गमन करें, फिर आकर बैठ जाए और उसके बाद कहें कि नहीं, बजट ऐसा नहीं है, कुछ वैसा नहीं किया गया है। आलोचना का अधिकार है, लेकिन रचनात्मक, सकारात्मक, अच्छे सुझाव हो, जिससे कि पूरे बजट केवल किसी एक पार्टी, एक दल का नहीं होता, बजट देश का होता है। राष्ट्रपति बोले या निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में बोले, प्रधानमंत्री बोले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, गृह मंत्री बोले, नितिन गडकरी, जितने बड़े पैमाने पर सड़कों के निर्माण को लेकर के जिस तरह की सड़कें बनी है, जो विश्व स्तर की सड़कें बनी है हाल में राजमार्गों में, उसकी सब प्रशंसा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक कल्पना की है कि दुनिया का कोई भी ताकत, जो विकसित देश के लोग जब आते हैं और वो भारत की तरफ जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और पूर्वोत्तर का क्षेत्र हो, गोवा से लेकर के आप मध्य प्रदेश जाएं, गुजरात जाएं, राजस्थान जाएं, उत्तर प्रदेश जाएं, उत्तर प्रदेश में डिफेंस की फैक्ट्रियां हो, उत्तर प्रदेश में संसाधन हो, एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ती जाए, हवाई जहाज और रेल की सुविधाएं बढ़ती जाएं, उसका जो लाभ है, उससे निश्चित रूप से विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ बजट है। ये सपने साकार हों, हर पीढ़ी को उसका फायदा मिले। जैसे हमने कहा कि जो सीनियर सिटीजन है उनको किस तरह से रियायत टैक्स पे मिलने की बात कही गई, इसी तरह से युवाओं को, छात्रों को कैसे छात्रवृत्तियां अधिक मिले, महिलाओं को कैसे सशक्त बनने के लिए, अपना काम करने के लिए लाभ मिले, इस सब का सपना पूरा हो, यही हम सबकी कल्पना है, यही हमारी सबकी इच्छा है। एडिटर्स आई में यही विराम देते हैं। आप एडिटर्स आई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।